तुम अपने इतने करीब अबू जर को बैठा देख वो फौरन घबराकर उठकर बैठी। तुम नहीं, आप कभी तमीज से भी बात कर लिया करो, मिजाजी खुदा हूं तुम्हारा। आंखें छोटी कर मुकाबिल को तकते टोकने वाले अंदाज में कहा। तुम और मेरे मिजाजी खुदा, ये कहो वक्ती शोहर। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वो मुंह बसोर कर इतराते हुए बोली। वक्ती शोहर पर उसका खासा जमाव देना मुकाबिल के सीने में आग भड़का गया था। शौहर शौहर होता है, वक्ती की कैद कहाँ से आई? मुकाबिल ने खासा मासूमियत से पूछा। वो अलग बात है, उसका किया सवाल फरा का दिल हिला गया। अबू जर मजाक मत करो, हमारे दरमियान बात हुई थी। और मैं कहूँ कि मुझे याद नहीं तो? फरा को समझ नहीं आया वो चाह क्या रहा है। उसका अंदाजे बेया मिजाजिया मजाहिया नहीं था जो वो हंसी में उड़ा लेती इस बात को। वो संजीदा था, बहुत संजीदा। तो मैं कहूंगी कि मिस्टर अबू जर रहमान मुझे डिवोर्स दें, चूंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती जो हर रोज नई नई तितलियों के साथ नजर आता है। उसे खुद भी खबर नहीं क्यों इतना दिल जल रहा था उसका। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे, मजे में होगे। तो मैं आप लोगों के लिए जनाब लेकर आई हूँ हुस्न कवल का नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 48 लेकर। तो यकीनन आप लोगों को बहुत शिद्दत से इसका इंतजार होगा, मुझे भी था। तो आइए स्टार्ट करते। फरहा फरहा, मेरी बात तो सुनो। कहाँ भाग रही हो? वो तेजी से पीछे भागा था, लेकिन जितनी देर में वो फरहा तक पहुंचता इतनी देर में वो हसीन गुड़िया रिक्शे तक पहुंच चुकी थी। अबूजर चाह कर भी उसे रोक नहीं सका था। वो लड़की नहीं जानती अबूजर रहमान का उसके पीछे भागना कोई आम बात नहीं थी। हर कोई ताज्जुब से इस मंजर को देख रहा था। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी लड़की के पीछे अबूजर रहमान जैसा कामयाब बिजनेसमैन, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भाग रहे। शिट। लोगों की नजरों से लापरवाह वो नौजवान फौरन ही आग बगोला होकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा। मेरी वाइफ आई हुई है, ये बात मुझे बताई क्यों नहीं गई? बस इसके मुंह से वाइफ का लफ्ज अदा करना था कि सब हक्का बक्का होकर उसकी जानिब देखने लगे। रिसेप्शनिस्ट के तो पसीने छूट गए थे। वो कहाँ जानती थी कि वो मामूली से मैगजीन के लिए इंटरव्यू लेने आई हुई लड़की जो 2 घंटे से बैठकर इंतजार कर रही थी, मिन्नत कर रही थी कि उसे अबूजर रहमान से मिलने दिया जाए, वो दरअसल अबूजर रहमान की वाइफ है। सर, मिस एमन आई हैं, ये बात बताई थी मैंने, वो लचकदार अंदाज में डरते हुए जवाबदा हुई। कौन एमन? मुकाबिल उलझा। जो आपका इंटरव्यू लेने आई थी मैगजीन के लिए, जिनको 2 बजे की टाइमिंग दी गई थी, जो अभी यहाँ से गई हैं। उफ, वो कोई एमन नहीं है, वो मेरी वाइफ है, फरा अबूजर रहमान। सब हैरान सब हैरान जरूर थे, मगर मजाल नहीं थी कोई उससे कुछ पूछ सके। फारिग करो इसे। वो अपने सेक्रेटरी की जानिब मतवजा होकर बरहमी से हुक्म सादिर करने लगा। सर, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने अपना नाम एमन ही बताया था और एमन नाम की लड़की की अपॉइंटमेंट थी आज 2 बजे की मैगजीन के इंटरव्यू के लिए। रिसेप्शनिस्ट फौरन ही रूहानसा लहजे और आंखों में आंसू भरे अपनी सफाई देने लगी। मगर वो कहाँ सुनने वाला था। वो अपना हुक्म सादिर करने के बाद फौरन ही वहां से चल दिया। गाड़ी में बैठने के बाद वो पूरे रास्ते फरहा के सेल पर कॉल ट्राई करते रहा, मगर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव न हुई। यहाँ तक के सेल स्विच ऑफ हो गया। जिंदगी में न जाने कितनी आई और गई, कभी किसी की ऐसी फिक्र लाहक नहीं हुई जैसे उसकी हुई थी। इस लड़की के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, ये देख चुका था वो, इसीलिए वो परेशान था कि हुआ क्या है, क्यों आई होगी वो वहां पर। उसे रिसेप्शनिस्ट की बात पर जरा भी यकीन नहीं आया था, इसलिए वो सीधा अपार्टमेंट पहुंचा। अगला सीन। उन्होंने बांझ का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो भी इतनी आसानी से जैसे कोई बात ही ना हो, बगैर ये सोचे कि सामने वाले के दिल पे क्या बीतेगी। वो शुरू से तो बांझ नहीं थी। इन्हीं लोगों ने उसे बांझ किया अपनी दुश्मनियों में। इन्हीं लोगों ने उसे बीमारियां लगाई, दवाइयां खिला खिला कर। और आज कैसे मुंह पर धड़ल्ले से कह रहे थे, अगर वकास अपनी माँ की मोहब्बत में अंधा होकर उसे जाने दे रहा था अपनी माँ के साथ डॉक्टर्स के पास, तो फिर समझ आता था। मगर रक्षी खातून, वो तो शुरू से सारी हकीकत से आशना थी। वो जानती थी महबूश महविश खातून कितना बुग़्ज़ रखे हुए हैं उसके लिए। वो पहले से जानती थी कि इन माँ बेटे का रिश्ता कैसा है। वो वकास से मोहब्बत नहीं करती, वो तो अपने बड़े बेटे से मोहब्बत करती हैं और उसके लिए सीईओ की सीट रखना चाहती हैं। तो फिर उन्होंने कैसे उसे जाने दिया उनके साथ? क्या उनकी खामोशी वजह नहीं बनी थी उसके बांझ होने की? इतना आपका दुश्मन बोलकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जितना आपके अपने खामोश रहकर आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। एक वक्त मर्द औरत की फितरत पहचानने में गलती कर सकता है, मगर औरत औरत की हरगिज नहीं। और जब मामला सास बहू का हो तो फिर कतई नहीं। रक्षी खातून के जुमले उसके दिल को चीर के रख चुके थे। बांझ, दूसरी शादी, वो जेरे लब शिद्दत गम से बड़बड़ाई। उसकी आंखों से आंसू खुद जारी हो गए थे। वकास की दूसरी शादी, वो मर ना जाए अपने शौहर की दूसरी शादी कराने से पहले।
मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और एक बात वो बहुत साफ कहता है सबसे, शायद आपने सुनी ना हो, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि उसके और मेरे मामले में किसी को बोलने का हक नहीं, किसी को भी नहीं, यानी किसी को भी नहीं। उसने आखिरी जुमले पर खासा जोर दिया था ताकि उन्हें पता चले कि वो मियाँ बीवी के मामलात में नहीं बोल सकती, कोई नहीं बोल सकता, चाहे वो कितना ही खैरख्वाह क्यों ना बन जाए। और रही मेरी बांझ होने की बात, तो मेरा शौहर जानता था मेरी बीमारी के मुतालिक, जिसे आप बांझ कह रही हैं, उसके बावजूद उसने रुजू किया और मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाया। और ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अब तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। हमने अभी अभी पूरे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और एक मजे की बात बताऊं, उसके लहजे में खनक उभरी थी, खुशी की खनक, फखर उभरा था, भला का फखर। मेरे शौहर ने मुझसे कहा है, होते हैं बच्चे बहुत जरूरी जिंदगी में, लेकिन मैं उसकी कुल कायनात हूँ। वो हमेशा खामोश रहा करती थी, सबकी बर्दाश्त कर लिया करती थी, इसीलिए लोग उसे गूंगी समझ बैठे थे। लेकिन आज उसने जता दिया, अगर बात उसके शौहर पर आए तो उसके पास जबान मौजूद है और वो लड़ सकती है अपने हक के लिए, अपने शौहर के लिए। ऐसे कैसे कोई उसके शौहर की दूसरी शादी करा देगा और वो चुपचाप बैठ के कराने देगी? उसने अपनी पूरी जिंदगी वकास के नाम की थी और बदले में उसका भी हक था कि उसे वकास के नाम की पूरी जिंदगी मिले, क्योंकि रक्षी खातून ने दानिस्ता तौर पर उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था ताकि वो जम जाए और उनकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन किरण ने उनकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स रद्द अमल जाहिर कर उन्हें लाजवाब कर दिया था, इसलिए उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, मजीद कोई बात किए बगैर। किरण उनकी कॉल अचानक डिस्कनेक्ट होने पर तंजिया मुस्कुराई। रक्षी खातून से बात करते वक्त इस लड़की ने कहीं भी अपना गम झलकने नहीं दिया था, बल्कि बड़ा मजबूत बनकर दिखाया उन्हें, जबकि अंदर से वो टूट गई थी, बिखर गई थी। ये बांझ का लफ्ज उसके लिए जर्ब की मानिंद था, जो डायरेक्ट उसके दिल पर जाकर लगा। अभी वो अपनी सोचों में मगन सेल की स्क्रीन को तक ही रही थी कि ऑफिस का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आवाज के आने पर वो हवासों में लौटी और उसने अपने आंसू साफ किए। शायद भूल गई थी वो कि आंसू तो साफ हो जाएंगे, मगर आंखों में छाई सुर्खी और गालों और नाक पे आई लाली कहाँ से साफ होगी? वो हसीन नौजवान तो पहली निगाह देखते ही पहचान गया था कि उसकी प्यारी गुड़िया रोई है। उसने अगली निगाह उसके हाथों पर डाली, जिसमें वो सेल पकड़ी नजर आई, जिसे उसने वकास को देखते ही पर्स में डाला। कैसी रही मीटिंग? किरण ने खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए फौरन मुस्कुराते हुए सवाल किया, लेकिन मुस्कुराहट किस कदर खोखली है ये मुकाबिल बखूबी देख सकता था। ठीक। संजीदगी से इसे तकता आहिस्तगी से गोया हुआ इस हसीन लड़की की आंखें रोई रोई मालूम हो रही थी। वो मीटिंग में जाने से पहले उसे हंसता मुस्कुराता छोड़कर गया था और फिर अचानक क्या हुआ? अब वो यही सोच रहा था। मेरे जाने के बाद किसी का फोन आया था? एक हाथ पॉकेट में डालते उसकी जानिब देख गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, तुम्हारी दादी का। उसने आज तुम्हारी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, अपनी ना कहा और ना ही दादू कहा। वकास इतनी बड़ी तब्दीली कैसे महसूस ना करता? उनकी बात वकास इतनी बड़ी तब्दीली कैसे महसूस ना करता? उनकी बात पर गौर ना करना, बुढ़ापे में दिमाग फिर गया उनका। चलो जी, मुकाबिल ने उनका पत्ता ऐसे साफ किया जैसे कोई बात ही ना हो। किरण इसका जुमला सुन हैरत से उसका चेहरा तकने लगी। इस नौजवान ने तो पूछना तक गवारा नहीं किया था कि उसकी दादी ने बात क्या की है। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी सारी मेहनत किसी और की झोली में चली जाएगी अगर तुम मेरे साथ रहे तो? ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं जानते कि जिब्रान और परी की शादी हो रही है और इन दोनों की शादी तुम्हारे लिए कितनी नुकसानदायक है? वो चाह कर भी रोक नहीं सकी थी खुद को ये सवाल करने से। क्या तुम मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो? मुकाबिल ने एक आईब्रो उचकाकर सोफे पर कोनी टिकाकर टेक लगाते लापरवाही से पूछा। किरण अच्छे से वाकिफ थी, वो सीईओ की सीट पर इसलिए नहीं बैठा हुआ आज क्योंकि वो दादा का लाडला था, बल्कि इसलिए बैठा है क्योंकि वो काबिल है। अगर किरण के वालिद सईद गनी जाती दुश्मनी को हटाकर साथ दें तो यकीनन वो वक्कास का साथ देंगे, जिब्रान का नहीं। नहीं, एक लम्हा बगैर सोचे तेजी से जवाब दिया। गुड। वो सीधा खड़ा होकर हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट बहुत इत्मीनान भरी थी। जिंदगी में और क्या चाहिए जब अपनी पसंदीदा औरत का साथ मैसर हो, ना सिर्फ मैसर, पूरा एतमादी के साथ मैसर हो। चलो तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। हक से उसका हाथ पकड़ते आगे की जानिब चलते गोया हुआ। किरण उसकी पुश्त ताज्जुब से तक रही थी। ये पहली बार है जब वो उसे घुमाने ले जा रहा था, वरना उसके पास कहाँ वक्त हुआ करता था। तुम मुझसे बच्चा क्यों नहीं चाहते थे? दूसरा सफर अचानक किया हुआ सवाल सवाल वकास को उसकी जानिब मतवजा कर गया। कुछ बातों के जवाब बहुत जरूरी होते हैं जिंदगी का सफर तय करने के लिए, इसलिए प्लीज जवाब दो। मुकाबिल को सुनकर भी अनसुनी करता देख वो मिन्नती लहजे में गोया हुई। तुम कह सकती हो कि मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से। बहुत सोचकर मुख्तसर सा जवाब दिया, लेकिन अपने मायने में इतना कुल के कोई इंतहा ना थी। वो तो बहुत पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी, अब हैरत से उस बात की थी।
अब हैरत उस बात की थी कि उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। वो वाकई उसे खोने की डर की वजह से उससे औलाद नहीं चाहता था कभी। अनोखी सोच का वो एक ही पैदा हुआ था पूरी दुनिया में, जिसे अपनी बीवी से औलाद सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि डिलीवरी के वक्त उसे खोने से डरता था। कोई हादसा देखा है तुमने? किरण ने उसकी जानिब देख मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। हाँ, उस वजिया मर्द ने कोई डिटेल न दी, और देता भी कैसे? जैनब की हकीकत वो उसके सामने आशना नहीं कर सकता था, लेकिन ये सच था कि जैनब की माँ डिलीवरी के वक्त मर गई थी, जिसका खौफ उसके दिल में इस कदर बैठा कि उसने कभी किरण से औलाद की ख्वाहिश न की। किसके साथ? कोई करीबी है। वो समझ सकती थी हादसा तभी जहन पर असरअंदाज होते हैं जब किसी करीबी के साथ हुए हों। पहुंच गए। उतरो। किरण के साथ जब वो अकेला होता तो गाड़ी हमेशा खुद ड्राइव करता। किरण के सवाल को मुकम्मल गुलकर एलानिया कहा, जिस पर मुकाबिल ने सामने की जानिब देखा और वो हैरान रह गई। हम पब्लिक पार्क आए? वो हसीन लड़की बेसाख्ता मारे हैरत के पूछ उठी, जिसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया हो। वकास को शोरोगुल वाली जगह पसंद नहीं थी, जहां ज्यादा लोग हों, और ना ही वो उससे पहले कभी इसे इस तरह की जगहों पर लाया था। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? वकास ताज्जुब में मुब्तला हुआ। और क्यों करना होता? उसने किरण के नॉवेल का यही सीन तो अपने चैनल पर चलने वाले ड्रामे में देखा था, जिसमें हीरो हीरोइन को पार्क लेकर आता है, बच्चों की तरह उसे झूले झुलाता है, उसे चूड़ियां और कानों की झुमकियां दिलाता है, और दोनों चलते चलते पार्क में कॉटन कैंडी और आइसक्रीम खाते हैं। वापसी पर उसे गोलगप्पे खिलाता है। वो भी यही सब करने का इरादा रखता था, उसे खुश करने के लिए। वो किरण के नॉवेल से उसकी जहनियत और आरजुएं जान चुका था। वो जान गया था कि इस लड़की की ख्वाहिशात कोई ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी और सैंडल्स नहीं है, बल्कि छोटी छोटी और मामूली सी चीजें। वो कभी पब्लिक पार्क नहीं आया था, ना उसने कभी कॉटन कैंडी और आइसक्रीम किसी ठेले से लेकर खाई थी। वो तो बहुत पिकी ईटर था। ये हाल तो ये था कि बड़े बड़े शेफ के हाथों के बने खाने भी उसे कम ही समझ आते थे, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी की खुशनुदी की खातिर वो ठेले से गोलगप्पे खाने के लिए तैयार था। इस नौजवान ने मामूली सी शॉप से कभी कोई चीज नहीं खरीदी थी। वो तो बाहर ममालिक से शॉपिंग करने वाला बंदा था, वो भी ब्रांडेड। लेकिन अपनी वाइफ के लिए वो अपनी सारी आदत बदलने के लिए तैयार खड़ा था। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? चलो जल्दी चलें। वो तो इतनी एक्साइटेड हुई कि अपना मौजू ही भूल बैठी, जिस पर वो काफी देर से बात कर रहे थे। इस लड़की के होठों पर बिखरी गुलाब किसी खूबसूरत तबस्सुम मुकाबिल का पूरा दिन बना देने के लिए काफी थी। वो फुर्ती से झुककर उसके होंठ नरमी से चूम गया था। अगला सीन। सिद्रा अभी ऑफिस से निकल ही रही थी जब उसका सेल रिंग हुआ। उसने पर्स से निकालकर अपने सेल की स्क्रीन देखी तो मॉम लिखा स्क्रीन पर अलग ही चमक रहा था। हेलो मॉम। बेबी परेशान मत होना, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि मुझे पार्टी में जाना था और मुझे काफी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने ड्राइवर को बुला लिया। अब तुम टैक्सी में वापस आ जाना, और देखना मुआविया या कोई ऑफिस का बंदा तुम्हें टैक्सी में बैठते हुए ना देखे, इसलिए दूर जाकर टैक्सी लेना, ऑफिस के पास नहीं। ओके बेबी? वो पार्टी में जा रही हैं। ये सुनते ही सिद्रा के कान खड़े हुए। मॉम, हमारी कल ही तो बात हुई थी इस मौजू पर। आपने कहा था कुछ दिनों के लिए पार्टी वगैरह में जाना छोड़ देंगी ताकि पैसे बचें। और अभी वो उन्हें समझाने के लिए बोल ही रही थी कि दूसरी जानिब से फौरन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जिस पर उसने गुस्से से आंखें मींची और एक गहरी सांस भरी। अब तो अल्लाह ही उनकी इज्जत का पर्दा रखे, वरना महविश खातून ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्हें जलील करवाने की। ये झूठ ठाट भाट भी कब तक कायम रह सकते थे पैसे के बगैर? ऊपर से उनकी फजूल खर्ची और खुद को सबसे ज्यादा अमीर दिखाने की आदत। उफ। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा रंग जा रहा था। गुस्सा भी था और बेबसी भी। पांव पटकती वो ऑफिस से बाहर चल दी। उसे खुद भी ख्याल था कि कोई उसे टैक्सी में जाता हुआ ना देखे, इसलिए वो पैदल ही काफी दूर तक चली। जब इत्मीनान हो गया कि कोई ऑफिस का बंदा उससे नहीं टकराएगा, तब उसने रोड पर खड़े होकर टैक्सी रोकने की कोशिश की। बैठो। 10 से 15 मिनट हो चुके थे उसे टैक्सी के चक्कर में, लेकिन रश के वक्त के सबब उसे कोई टैक्सी खाली नहीं मिल रही थी। अचानक ही उसके सामने एक हैवी बाइक आकर रुकी। इस हसीन नौजवान ने जैसे ही हेलमेट उतारकर उसे बैठने का कहा, वैसे ही वो आंखें मीच कर गायब हो जाने की दुआ करने लगी। वो दुनिया का आखिरी बंदा था जिसे वो इस लम्हे अपनी मदद के लिए वहां चाहती थी। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। गाड़ियां हैं मेरे पास भी, लेकिन मैं खुद पैदल चलना चाह रही थी। वो नजरें चुराकर गोया हुई। मैंने कब कहा तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं है? मुआविया को अजीब लगी थी उसकी बात। वो बचपन से उसके घर आता जा रहा था, वो अच्छे से जानता था वो कितनी अमीरजादी है, उसके पास कितनी गाड़ियां और नौकर चाकर हैं। फिर अचानक से जताया क्यों? मैं तो सिर्फ कह रहा था कि बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रश का वक्त है, टैक्सी नहीं मिलेगी। वो देख चुका था कि सिद्रा टैक्सी रोक रही है काफी देर से, क्योंकि सामने ही कैफे था जहां वो कॉफी पीकर आ रहा था अपने क्लाइंट के साथ। अपने ड्राइवर को मैंने ही भेज दिया था, मेरे पाँव दुख गए थे, सिर्फ इसलिए ले रही हूँ टैक्सी अब। वो नजरें झुकाकर अपना झूठा भरम कायम रखने के लिए तेजी से बोली।
तभी तो कह रहा हूँ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। मुकाबिल ने नरमी से जोर दिया। मगर मुझे आपके साथ नहीं जाना, उसने साफ इनकार किया और मुड़कर चल दी। अभी वो एक कदम भी ना चली थी कि बारिश की बूंदें उस पर टपकने लगी। आज बारिश की पेशन गोई थी, ये तो भूल ही गई थी वो तो जल्दबाजी में छतरी भी लाना भूल गई थी। उसने मुंह बसोरकर बेबसी से स्याह आसमान की जानिब देखा। आज का दिन ही खराब है, मुंह बिगाड़ कर कड़कड़ाई। तेज बारिश शुरू हो इससे पहले बैठो। बारिश की चंद बूंदों ने ही उसे भिगोना शुरू कर दिया था। मुआविया बाइक से उतरकर फौरन ही उसके पीछे आया। उसका नाजुक हाथ पकड़कर नरमी से रोक हुक्मरान हाकमाना अंदाज में कहा, जैसे हक जताया हो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इस हैंडसम लड़के से अपना हाथ छुड़ाकर वो तेजी से वहां से चल दी। एक वक्त था उसके साथ बैठने के लिए बहाने तलाश करती थी वो, और आज जब वो ऑफर दे रहा था, सामने से हाथ पकड़ के रोक रहा था, हक जता रहा था, तो ना रुकी। पहले मुआविया को लगता था वो नाराजगी जता रही है, लेकिन अब उसे महसूस हुआ नहीं, वो भाग रही है। मगर क्यों? सॉरी मुआविया, मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे ही क्यों मुंतखब किया तुम्हारे लिए? क्योंकि मैं अब्बासी खानदान की इकलौती बेटी हूँ। उनके नज़दीक मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ, लेकिन ये इनकी खुशफहमी है फ़कत। मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकती। मेरे दोनों भाइयों की जायदाद के पीछे जो लड़ाई चल रही है, मेरे दोनों भाइयों की जायदाद के पीछे जो लड़ाई चल रही है, उसमें दोनों में से कोई भी सीट पर बैठे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वकास भाई अपनी नाराजगी की वजह से नहीं देंगे, और जिब्रान भाई, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं। और मेरे जो शेयर्स हैं, इन्हें तो मॉम पहले ही उड़ाती फिर रही हैं। बारिश तेज होने लगी थी, आंखों से गिरने वाले आंसू बारिश की बूंदों में मिलकर ढरने लगे। कहते हैं ना, दुनिया मकाफाते अमल है। एक वक्त था जब किरण पैसों के लिए रोई थी। आज वक्त आया है जब अब्बासी खानदान की बेटी पैसों के लिए रो रही है। आज उसकी खुशियां भी उसके सामने खड़ी हैं, उसकी मोहब्बत बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो हाथ नहीं थाम पा रही, वो आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। मुआविया तो पहले ही मोहब्बत नहीं करता। उसके पेरेंट्स जिस खुशफहमी के तहत उसके लिए रिश्ता लाए हैं, उससे मंगनी की है, वो सब एक लम्हे में धुआं हो जाएगा। अगर उन्हें इल्म हो गया कि वकास और जिब्रान ने उसके पीछे से अपना हाथ हटा लिया है, क्या फिर वो अपने बेटे की शादी उससे करेंगे? नहीं, वो जानती थी वो हरगिज नहीं करेंगे। फिर वो क्यों ख्वाब सजाए भला? क्यों अपने दिल को झूठी उम्मीदों से बांधे? वो खून के आंसू रो रही थी। आज उसके जाने के बाद मुआविया अपना खाली हाथ तकने लगा। उसे अच्छे से याद था, जब सिद्रा छोटी थी तो अक्सर उसका हाथ पकड़ लिया करती थी और कहती थी, तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग हो, मैं बड़े होकर तुमसे ही शादी करूंगी। और आज जब वो हाथ थाम रहा था तो वो भाग गई। वो नहीं जानता क्यों, लेकिन इस लड़की का हाथ छुड़ाकर जाना दिल को शदीद नागवार गुजरा था। उसने सिद्रा के लिए अपने वालिदैन की वजह से हाँ नहीं की थी, बल्कि इसलिए हाँ की थी क्योंकि उसकी वालदा ने उसे समझाया था। पार्टी वाले दिन मुआविया की वालदा ने देख लिया था अपने बेटे को सिद्रा पर चीखते, कि भले वो अपनी मोहब्बत में कामयाब ना हो सका, भले उसे उसकी मोहब्बत ना मिल सकी, लेकिन वो किसी और को उसकी मोहब्बत दे सकता है, क्योंकि वो खुद भी जानता है दिल टूटने का गम क्या होता है। फिर कौन जाने कि सिद्रा की मोहब्बत इस कदर हो कि उसे भी अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब हो जाए। एक मौका तो दे उसे अपनी मोहब्बत से उसके दिल की खस्ता दरो दीवारों को मरम्मत करने का। लेकिन सारा मसला तो ये था कि बजाय मोहब्बत करने के, वो लड़की तो भाग रही थी। वो अपनी सोचों में इस कदर मगन था कि बारिश उसे मुकम्मल भिगो चुकी थी, लेकिन उससे खबर नहीं। अगला सीन, वो फरा के घर का दरवाजा कितनी ही देर नॉक करता रहा, यहाँ तक कि बारिश तेज हो गई और वो भीगने लगा। काफी देर नॉक करने के बावजूद जब जवाब मौसूल ना हुआ, तो थक हार कर वो अपने अपार्टमेंट आया। वो पूरा गीला हो चुका था, इसलिए दरवाजे से ही अपना कोट झंझलाकर उतारते वो लाउंज में आया। अभी वो बेजारियत के साथ अपना कोट सोफे पर फेंकता कि निगाह खूबसूरत चेहरे पर जाके साकित हुई, और उसका हाथ जो हवा में बुलंद था वो आहिस्तगी से वापस नीचे किया। तो मैडम यहाँ सो रही हैं और मैं आधे घंटे से पागलों की तरह इसके अपार्टमेंट का दरवाजा पीट कर आ रहा हूँ। वो झिंझलाया, लेकिन वो झिंझलाहट दिल पर छाई सकूनत के मुकाबले कुछ भी ना थी। उसे देखकर जो दिल को करार आया था ना, वो काफी था उसे ये महसूस कराने के लिए कि वो लड़की किस कदर अहमियत की आमिल होती जा रही है उसकी जिंदगी में। कि वो नाराज होकर गई तो दीवानों की तरह उसके पीछे दौड़ा चला आया, जबकि जरूरत नहीं थी। वो कौन सा हमेशकी वाली मियाँ बीवी थे। लेकिन उसका दिल जानता था, दिल का हर कोना जानता था, कोने का हर गोशा जानता था कि वो हमेशगी की आरजू रखने लगा है। पहले वकास, फिर अना, और अब पूरे ऑफिस में ऐलान कराया था कि बीवी है उसकी। यकीनन अब इस खबर ने जंगल में आग की तरह फैल जाना था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। हाँ, फिक्र जरूर थी, फरहा की फिक्र, कि वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। वो आहिस्तगी से उसके बराबर में बैठा। फरहा, फरहा, नरमी से आवाज देकर उठाया। पूछना जो था, सर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? तुम अपने इतने करीब अबू जर को बैठा देख वो फौरन घबरा कर उठकर बैठी। तुम नहीं, आप कभी तमीज से भी बात कर लिया करो, मिजाजी खुदा हूं तुम्हारा। आंखें छोटी कर मुकाबिल को तकते टोकने वाले अंदाज में कहा। तुम और मेरे मिजाजी खुदा, ये कहो वक्ती शौहर। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वो मुंह बसोर कर इतराते हुए बोली। वक्ती शौहर पर उसने खासा जमाव देना मुकाबिल के सीने में आग भड़का गया था।
शौहर शौहर होता है। वक्ती की कैद कहाँ से आई? मुकाबिल ने खासा मासूमियत से पूछा। वो अलग बात है, उसका किया सवाल फरा कर दिल हिला गया। अबू जर मजाक मत करो, हमारे दरमियान बात हुई थी। वो फौरन ही जताने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ उभरा, जैसे डरती हो उसके निकाह में कैद हो जाने से। वो लड़की नहीं जानती, उसकी आंखों में उभरा खौफ मुकाबिल के दिल को जाके लगा। क्या वो इतना बुरा था कि वो लड़की खौफ में मुब्तला हो गई थी उसके साथ जिंदगी गुजारने का सुनकर ही? और मैं कहूँ कि मुझे याद नहीं तो? फरक को समझ नहीं आया वो चाह क्या रहे। उसका अंदाजे बयां मज़ाहिया नहीं था जो वो हंसी में उड़ा लेती। इस बात को वो संजीदा था, बहुत संजीदा। तो मैं कहूँगी कि मिस्टर अबूजर रहमान, मुझे डिवोर्स दें, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकती जो हर रोज़ नई नई तितलियों के साथ नजर आता है। उसे खुद भी खबर नहीं क्यों इतना दिल जल रहा था उसका, क्यों आग बगोला हुए बैठी थी, क्यों गुस्से में वहां से आई, क्यों अपने घर की जगह उसके घर आई, ताकि लड़ सके। तुम्हें प्रॉब्लम किससे है? इन तितलियों से या मुझसे? क्या फर्क पड़ता है किससे प्रॉब्लम है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर इन तितलियों से है तो मैं इन्हें निकाल सकता हूँ अपनी जिंदगी से, लेकिन अगर मुझसे है तो फकत इतना कहकर वो लब भीज गया। आगे का जुमला उसकी जबान पे भारी था और दिल पर भी। तो निकल जाता हूँ तुम्हारी जिंदगी से। उनके दरमियान सब कुछ तय होने के बाद ही निकाह हुआ था, फिर क्यों इस नौजवान का दक किया जुमला दिल पर भारी गुजरा, इस मोम की गुड़िया के? तो बोलो, किससे प्रॉब्लम है? अबू जर ने देखा इस लड़की की आंखों में फिर खौफ उभरा, लेकिन इस बार वो उलझ गया। अब ये खौफ है कैसा? वो तो आजाद करने के लिए तैयार बैठा था। आह, तकलीफ हो रही है। निकाह हो चुका था, डॉक्टर समीर के सामने तलाक हो जाती तो अब वो आराम से अपनी मोहब्बत के पास जा सकती थी। इस मोहब्बत के पास जिसकी ख्वाहिश में वो इतना आगे तक आई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मुकाबिल तलाक देने के लिए राजी बैठा नजर आया तो वो डर गई। खुद भी नहीं जानती क्यों, लेकिन इस मौजू को बदलने के लिए फौरन ही अपना सर पकड़कर दर्द का बहाना किया। कभी कभार हम खुद भी नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या। जो मिला नहीं है उसकी आरजू है, मगर जो मिल गया उसे खोने का डर भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आरजू पूरी हो गई तो मिला हुआ छिन जाएगा। वाह, एपिसोड तो बहुत अच्छी है। आज की एपिसोड बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे आज की किस्सा। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।